सबसे जो पहला टॉपिक है, इंडिया लोकेशन साइज एंड फिजिकल फीचर्स। तो इसमें एक पिक्चर जो दिखाई गई है, यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? जोग फाल। क्या है ये? जोग फाल। ये है कर्नाटक में। और जोग फाल एक वाटरफॉल है। ये जहाँ से गिरता है, ये एक प्लेट्यू दिखाया गया है जहाँ से वाटरफॉल वो गिरता है। पावर ऑफ वाटरफॉल इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिसिटी। यानी जैसे ही वाटर ऊपर से गिरता है, नीचे टरबाइन लगी हुई है और टरबाइन से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, जिसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। तो इस पिक्चर का मतलब क्या है कि भारत में ऐसे ऐसी भी जगह है कि जहाँ पर सिर्फ प्लेन मैदान ही नहीं, वहाँ पर प्लेट्यू यानी वाटरफॉल जैसी फिजिकल फीचर्स भी हैं। तो अब शुरू करते हैं। राकेश शर्मा और सारे जहां से अच्छा, ये लाइन का मतलब क्या है? 1984 में राकेश शर्मा पहले इंडियन एस्ट्रोनॉट बने जो अंतरिक्ष यात्री रहते हैं। उन्होंने स्पेस स्पेस से प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी से बात की। जब उनसे पूछा गया कि इंडिया स्पेस से कैसा दिखता है, उन्होंने जवाब दिया, सारे जहां से अच्छा। इसका मतलब है कि इंडिया दुनिया में सबसे बेहतर दिखता है। ये लाइन एक फेमस पैट्रियोटिक यानी देशभक्ति पॉइंट से ली गई है, जो 20वीं सेंचुरी की शुरुआत में लिखी गई थी। ये एग्जाम्पल देश के प्रति प्राइड और इमोशनल कनेक्शन को दिखाता है। अब बात करते हैं इंडिया की पोजीशन और इंडिया के साइज की। इंडिया एरिया के हिसाब से दुनिया में 7वां सबसे बड़ा लार्जेस्ट कंट्री है। ये एशिया कंटिनेंट में लोकेटेड है। इंडिया के जो नेबरिंग कंट्रीज हैं, जो पड़ोसी देश हैं, उनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट में है, चाइना, नेपाल, भूटान, भूटान जो नॉर्थ में है, बांग्लादेश और म्यांमार जो म्यांमार ईस्ट में है, और श्रीलंका साउथ में है, जो कि समुद्र के पार है, अक्रॉस द सी। अब इन सब से मिलकर ये जो भी देश है, इन सब से मिलकर इंडियन सब कॉन्टिनेंट बनता है। सब कॉन्टिनेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एशिया का पार्ट होते हुए भी अपनी अलग जियोग्राफिकल और कल्चरल और हिस्टोरिकल पहचान यानी आइडेंटिटी रखता है। इंडिया के 5 मेजर फिजिकल रीजन है। यदि फिजिकल रीजन की बात करें तो टोटल फिजिकल रीजन 5 है। इंडिया को समझने के लिए इसे 5 मेन फिजिकल रीजन में डिवाइड किया गया है। इसमें ग्रेट माउंटेन जोन, ग्रेट माउंटेन जोन, इसमें हिमालय शामिल है जो नॉर्थ में है। ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं और कोल्ड वाइंड्स यानी ठंडी हवाओं और इन्वेशंस यानी आक्रमणों से प्रोटेक्शन देते हैं, क्योंकि इनकी ऊंचाई बहुत ज्यादा है। बहुत सी इंपॉर्टेंट रिवर भी यहाँ से निकलती हैं, इसलिए रिवर का सोर्स भी यहीं से होता है। नदर्न प्लेन, नदर्न प्लेन उत्तरी भारत के जो मैदान है, गंगा, इंडस और उनकी ट्रिब्यूटरी यानी उनकी सहायक नदी से यह नदर्न प्लेन बनता है। यहाँ की सॉइल बहुत ही फर्टाइल होती है क्योंकि रिवर सेडिमेंट्स डिपॉजिट करते हैं, क्योंकि रिवर जो अपना जो रेत मिट्टी जो जमा करती है, उस मिट्टी से ये मैदान बने हैं। ये रीजन डेंसली पॉपुलेटेड यानी यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और एग्रीकल्चर के लिए इम्पोर्टेंट है।
दूसरा आता है डेजर्ट रीजन। डे तीसरा आता है डेजर्ट रीजन। पहला कौन सा बताया था? पहला बताया था ग्रेट माउंटेन जोन। दूसरा कौन सा हो गया? नदर्न प्लेन। और तीसरा हो गया डेजर्ट रीजन। वेस्टर्न इंडिया में थार डेजर्ट इस रीजन का मेन हिस्सा है। यहाँ सैंडी लैंड यानी रेतीली भूमि पाई जाती है। कम रेनफॉल होता है, यहाँ पे वर्षा कम होती है और एक्सट्रीम टेम्परेचर यानी बहुत ज्यादा तापमान यहाँ पर मिलता है। ये कहाँ की बात हो रही है? डेजर्ट रीजन। अब बात करते हैं सदर्न पेनिनसुला। सदर्न पेनिनसुला ये ट्राइएंगुलर लैंड मास है जो तीनों तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। अरब सागर से, इधर बंगाल खाड़ी से और इंडियन ओशियन से घिरा हुआ है। इसमें प्लेटियस, इसमें बहुत सारी हिल्स पहाड़ियां भी मिलती हैं और रिवर भी इसमें मिलती हैं। अब बात करते हैं आइसलैंड्स यानी टापू। अंडमान और निकोबार आइसलैंड्स बे ऑफ बंगाल में है। लक्षद्वीप आइसलैंड अरब सागर में है। ये आइसलैंड मैराइन लाइफ का मतलब समुद्री जीवों के जीवन से, और कोरल रीफ्स जो चट्टान रहती है, छोटे छोटे जीवों मिलकर जो चट्टान बनाते हैं, कोरल रीफ्स, और बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं ये आइसलैंड्स। तो पहला आइसलैंड कौन सा हो गया? अंडमान और निकोबार। दूसरा आइसलैंड कौन सा हो गया? लक्षद्वीप आइसलैंड। बर्ड, अब यहाँ पर हम बर्ड आई व्यू कंसेप्ट इस चैप्टर में इंडिया को ऊपर से एक ओवरऑल व्यू से समझते हैं। इस कंट्री को मेजर फिजिकल फीचर्स समझने में हेल्प मिलती है। फोकस करते हैं इंपॉर्टेंट रीजन और लोकेशन पर, छोटी डिटेल पर नहीं। नेचुरल बाउंड्री ऑफ इंडिया की बात करें तो इंडिया के बॉर्डर नेचुरल फीचर से बने हुए हैं। जैसे नॉर्थ में क्या है? हिमालय स्ट्रॉन्ग नेचुरल बैरियर बनाता है। जो हिमालय पर्वत है वो नॉर्थ में है। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? नेचुरल बाउंड्रीज की। यानी नॉर्थ में क्या है और वेस्ट में क्या है? वेस्ट में है डेजर्ट और अरबियन सी। अब बात करते हैं साउथ में क्या है? इंडियन ओशियन। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। नॉर्थ में क्या है? नॉर्थ में क्या है बोलूं? हिमालय। और वेस्ट में क्या है? डेजर्ट। और साउथ में क्या है? और इंडियन ओशियन। और ईस्ट में क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये नेचुरल बाउंड्री इंडिया को एक क्लियर शेप और प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये नेचुरल बाउंड्री क्या काम करती है? इंडिया को क्लियर शेप और प्रोटेक्शन देने का काम करती है। ये जियोग्राफिकल फीचर्स की भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंस है। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। क्लाइमेट पे क्या फर्क पड़ता है? हिमालय सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को रोकता है और ये मानसून जो आती है वाइंड्स और रेनफॉल पैटर्न को भी इफेक्ट करता है, क्योंकि मानसून जो है इधर से आती है अरब सागर से, वो हिमालय से आके टकराती है और वहां पे बारिश होती है। वेस्टर्न घाट यानी अरेबियन सी से। कल्चर की बात करें तो डिफरेंट रीजन में अलग अलग क्लाइमेट और रिसोर्स होते हैं। इस वजह से वहाँ की लैंग्वेज, वहाँ का खाना, फूड, वहाँ की क्लॉथिंग और वहाँ की परंपराएं यानी ट्रेडिशन में भी डाइवर्सिटी मिलती है। ये किसके कारण? जियोग्राफिकल चेंज होने के कारण भी यहाँ लैंग्वेज बदल जाती है, फूड बदल जाता है, क्लॉथिंग, कपड़े, रहन सहन इत्यादि में फर्क आता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। माउंटेन्स और सीज यानी समुद्र ने बैरियर के साथ साथ ट्रेड रूट का भी काम किया है। ज्योग्राफी ने इंडिया के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को भी शेप किया है।
ओवरऑल इंडिया की जो लोकेशन है, साइज और फिजिकल फीचर्स है, उसके क्लाइमेट है, कल्चर है, इकोनॉमी है और हिस्ट्री पर स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस डालते हैं ये सभी फीचर्स। अब नेक्स्ट जो है हिमालय। हिमालय का मतलब क्या है? हिमालय संस्कृत वर्ड से बना है। हिम का मतलब होता है स्नो यानी बर्फ और आल्य का मतलब होता है घर यानी होम। इसलिए हिमालय का मीनिंग होता है बर्फ का घर। ये नाम सही है क्योंकि हिमालय के हाई रीजन साल भर स्नो से कवर्ड रहते हैं। ये जो हिमालय के जो हाई रीजन है वो बर्फ से साल भर ढके रहते हैं। इनकी लेंथ और अपीयरेंस की बात करें तो हिमालय की टोटल लेंथ लगभग 2500 किलोमीटर है। मैप पर ये एक कंटिन्यूअस दीवार यानी वॉल की तरह दिखाई देता है। ये इंडिया के नॉर्थ साइड पर नेचुरल बैरियर का काम करता है। बैरियर का मतलब जो इधर से नॉर्थ से आने वाले कोई भी है आतंकवादी या कोई भी, उनको रोकने का काम कौन करता है? हिमालय करता है। ये सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी हवाओं को भी रोकता है। जो ठंडी हवा सेंट्रल एशिया से आएगी उनको भी ये रोकने का काम करता है। हिमालय पैरेलल रेंज, वैलीज और हाई पीक से मिलकर बनता है। हिमालय में क्या क्या और है? हिमालय में कई कई श्रेणी है पहाड़ों की जिन्हें रेंज कहते हैं, वैलीज घाटी है और ऊंची ऊंची चोटियां भी है। हाइट और पीक्स, इंडिया सॉरी हिमालय दुनिया की सबसे ऊंची माउंटेन रेंज है। बहुत सी पीक्स तो ऐसी हैं जो 8000 मीटर से भी ज्यादा हाइट की है, जिन्हें 8000ers कहा जाता है। जैसे माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंचा पीक है, लगभग इसकी जो वो है 8848 मीटर्स इसकी हाइट है। ये नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर है। और भी इम्पोर्टेंट पीक्स हैं जैसे कंचनजंगा, लाहोत्से और मकालू। माउंट एवरेस्ट के अलावा कंचनजंगा, लाहोत्से और मकालू जैसे ऊंची ऊंची चोटियां भी हिमालय पर्वत में पाई जाती हैं। हिमालय किन कंट्री में है? कौन कौन सी कंट्री है? हिमालय लगभग 6 कंट्रीज में फैला हुआ है। इंडिया में तो है ही है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, चाइना में भी है, पाकिस्तान में भी है और अफगानिस्तान में भी है। इससे पता चलता है कि यह एक बहुत बड़ा और इम्पोर्टेंट माउंटेन सिस्टम है। रिवर का सोर्स, हिमालय रिवर का सोर्स भी है, इसलिए इसको वाटर टावर ऑफ एशिया भी कहा जाता है। हिमालय को क्या कहा जाता है? वाटर टावर ऑफ एशिया। समर सीजन में स्नो और ग्लेशियर पिघलते हैं, मेल्ट होते हैं। इससे ज्यादातर नदियों को पानी मिलता है। इम्पोर्टेंट रिवर कौन कौन सी है जो हिमालय से निकलती है? गंगा, इंडस और ब्रह्मपुत्र। ये रिवर ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करती है। इन रिवर से क्या मिलता है? ड्रिंकिंग वाटर। एग्रीकल्चर के लिए ये इरिगेशन देती है। एग्री जो सिंचाई व्यवस्था है, फसलों को पानी देने का काम, जो पानी कहाँ से आता है? इन नदियों से आता है। इंडस्ट्रीज के लिए भी वाटर का सोर्स कौन है? ये नदियां हैं जो हिमालय से निकलती हैं। मिलियंस ऑफ पीपल, करोड़ लोगों की लाइफ रिवर पर डिपेंड करती है। अब बात करते हैं कल्चरल और रिलीजियस इम्पोर्टेंस की। हिमालय को इंडिया में बहुत पवित्र होली माना जाता है। यहाँ बहुत सारे टेम्पल्स और मोनास्ट्रीज हैं। टेम्पल माने मंदिर और मोनास्ट्री माने मठ, जो बौद्धों के होते हैं। ये एक इम्पोर्टेंट स्पिरिचुअल रीजन है। स्पिरिचुअल माने आध्यात्मिक। लोग यहाँ पर प्रेयर करते हैं, मेडिटेशन करते हैं और यहाँ पर कुछ पिलग्रिमेज जो है, जो तीर्थ यात्री जहाँ आते हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ और अमरनाथ। भागीरथ रिवर और गौमुख भी यहीं पर है। भागीरथ रिवर गंगा की मेन सहायक नदी है। भागीरथी भागीरथी रिवर जो है गंगा की मेन ट्रिब्यूटरी है। ये उत्तराखंड के गौमुख से ओरिजिनेट होती है यानी निकलती है। गौमुख का गौमुख का मतलब क्या है? काउज माउथ। क्योंकि ग्लेशियर का जो शेप है
यहाँ वो ऐसा दिखता है जैसे गाय का मुंह। ये गंगोत्री ग्लेशियर के एंड पर लोकेटेड है। कहाँ है ये? गंगोत्री ग्लेशियर के एंड पर। गंगोत्री ग्लेशियर इंडिया का सबसे बड़ा ग्लेशियर में से एक है। ये अ, इस जगह रिलीजियस इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ पर रिलीजियस इम्पोर्टेंस का संबंध किससे है? इस जगह से। यहाँ पर पिलग्रिम्स यानी तीर्थ यात्री विजिट करते रहते हैं। ये ट्रैकिंग के लिए भी फेमस है। यानी ये जहाँ पे पहुंचना बहुत कठिन है, ट्रैकिंग डेस्टिनेशन की तरह ये एक जगह है। अब इसमें देखो पिक्चर में भागीरथ रिवर दिखा रखी है। मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा है ये। और कहाँ से निकलती है? काउज माउथ से, उत्तराखंड में। ठीक है। यहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर दिखाया गया है। ये ग्लेशियर इंडियन हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर है। यहाँ पर बहुत सारे पिलग्रिम्स आते हैं। गौमुख जो एक ट्रैकिंग डेस्टिनेशन है। और देखो इस कैसा दिख रहा है, दिख रहा है ना गाय के मुंह जैसा, तो इसलिए इसे गौमुख भी कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है हाउ द हिमालयाज वर फॉर्म। हिमालय कैसे बने? एंशियंट टाइम में, यानी मिलियन ऑफ ईयर्स पहले की बात है। अर्थ का लैंड आज जैसा नहीं था। जैसा अर्थ आज है ना, पहले ऐसा नहीं था। इंडिया एक बड़े एंशियंट यानी बहुत ही पुराने लैंड मास का एक हिस्सा था, पार्ट था, जिसे गोंडवाना कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गोंडवाना। गोंडवाना में क्या कौन कौन थे? अफ्रीका, साउथ अमेरिका, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया भी गोंडवाना में शामिल था। गोंडवाना साउथ में था और यूरेशिया नॉर्थ में। इनके बीच में एक बड़ा ही ओशियन यानी समुद्र था, जिसे टेथीस सी कहते थे। क्या कहते थे? टेथीस सी। अब हुआ क्या? इंडियन प्लेट मूव करने लगी। अर्थ की क्रस्ट बड़े पीस में डिवाइड होती है, जिसे टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं। इंडियन प्लेट गोंडवाना से टूटने लगी यानी ब्रेक होने लगी। वो इंडियन प्लेट ब्रेक होने के बाद धीरे धीरे नॉर्थ डायरेक्शन में मूव करने लगी। और ये मूवमेंट मिलियंस लाखों साल तक चलता रहा। इंडियन प्लेट नॉर्थ में यूरेशियन प्लेट से जो इंडियन प्लेट थी वहां से धीरे धीरे अलग हो करके ये नॉर्थ में जो यूरेशियन प्लेट थी उसकी तरफ बढ़ रही थी। यूरेशियन प्लेट से ये जाके टकराती है, कोलिजन करती है। लगभग 50 मिलियन ईयर्स पहले इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से टकराव किया था। दोनों के बीच का जो टेथीस सागर था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। कौन सा सागर था? टेथीस। जब ये आपस में दोनों प्लेटें टकराई तो वो टेथीस सागर गायब होने लगा। समुद्र के बॉटम पर जमा सेडिमेंट्स यानी जो रेत था वो कंप्रेस होने लगे। कंप्रेसर की वजह से जो लैंड थी, जो धरती, जो वो थी जमीन, वो फोल्ड होकर ऊपर उठने लगी। और ये प्रोसेस बिल्कुल वैसे ही जैसे एक चटाई यानी कारपेट को जब पुश करते हैं तो उसमें फोल्ड बन जाते हैं। और इसी फोल्डिंग प्रोसेस के कारण हिमालय माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ। तो फोल्डेड माउंटेन्स कैसे बने, ये चीज समझ में आई। हिमालयाज फोल्ड माउंटेन का एक एग्जाम्पल है। फोल्ड माउंटेन तब बनते हैं जब अर्थ की लेयर्स कंप्रेस होकर ऊपर उठती हैं। अर्थ की लेयर्स एक दूसरे से टकराती हैं, कंप्रेस होती है, कंप्रेस होकर एक हिस्सा ऊपर उठ जाता है। कोलिजन की वजह से, कोलिजन यानी टकराव की वजह से जो रॉक्स थी बेंड और फोल्ड हो गई। कुछ बेंड हो गई और कुछ फोल्ड हो गई। इससे हाई पीक्स यानी ऊंची चोटी और लॉन्ग माउंटेन रेंज का भी फॉर्मेशन हुआ। अब व्हाई द हिमालयाज आर सो हाई। हिमालय इतने ऊंचे क्यों है? इंडियन प्लेट की कंटिन्यूअस मूवमेंट और प्रेशर की वजह से लैंड और ऊपर उठता चला गया। जो टकराव हुआ था उसमें इंडियन प्लेट कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी तो वो प्रेशर डाल रही थी। प्रेशर की वजह से जो लैंड और ऊपर उठता रहा, इसीलिए हिमालय दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन बन गया।
ये जो अपलिफ्ट प्रोसेस है, ऊपर उठने की प्रोसेस, मिलियन ऑफ ईयर्स तक चलती रही, यानी लाखों सालों तक ये चलती रही। क्या अभी भी हिमालय ग्रो कर रहा है? हाँ, हिमालय, यस, हिमालय आज भी ग्रो कर रहा है। इंडियन प्लेट अभी भी नॉर्थ की तरफ मूव कर रही है। इसकी स्पीड लगभग 5 सेंटीमीटर होती है एक साल में। एक साल में 5 सेंटीमीटर ही अब भी मूव करता है। इस मूवमेंट की वजह से हिमालय हर साल लगभग 5 मिलीमीटर तक ऊपर उठता है। लॉन्ग टाइम में छोटे चेंज भी बहुत बड़े हो जाते हैं। जैसे 1000 साल में हिमालय की हाइट लगभग 5 मीटर तक बढ़ जाती है। ये दिखाता है कि अर्थ की सरफेस लगातार चेंज होती रहती है। तो इस प्रकार हिमालय की जो टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट और कोलिजन की वजह से ये हिमालय बना, और ये प्रोसेस आज भी चल रही है। यहाँ पे पिक्चर में देखो, सबसे नीचे ये इंडिया लैंड मास, जो किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। किसका हिस्सा था? गोंडवाना लैंड का। ये उससे अलग हुआ, ये प्लेट उससे अलग हुई। ये कब की बात है? 71 मिलियन ईयर्स एगो की बात है। फिर क्या हुआ? इसने अपनी लोकेशन चेंज करी 55 मिलियन ईयर्स एगो। फिर ये यहाँ पे आ गया। फिर ये इक्वेटर पे आ गया लगभग 38 मिलियन ईयर्स एगो पर। ये इक्वेटर इसने क्रॉस कर लिया, और इक्वेटर क्रॉस करने के बाद ये ऊपर किससे टकराता है? ये यूरेशियन प्लेट से टकराता है। ये ऊपर वाली कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट। तो इस प्रकार जो इंडियन प्लेट है वो गोंडवाना से कहाँ की तरफ आती है? यूरेशिया की तरफ। कहाँ आती है? यूरेशिया की तरफ। और यूरेशिया प्लेट से टकरा करके क्या बनाती है? माउंटेन बनाती है, जिसे हिमालय कहा जाता है। ये पिक्चर में देखो बेटा, जैसे बताया था ना मैंने अभी कि फोल्ड होती है, कंप्रेशन के कारण, कोलिजन के कारण वो फोल्ड होती है। तो इस तरीके से वो फोल्ड हुई हुई थी, और इस प्रकार फोल्ड हिमालय की जो परतें हैं वो बनी। अब बात करते हैं मेन रेंजेज ऑफ हिमालय। हिमालय की कौन कौन सी रेंज है? हिमालय माउंटेन सिस्टम को 3 रेंज में डिवाइड करा जाता है। इन रेंज में हाइट, क्लाइमेट और नेचुरल फीचर्स और ह्यूमन एक्टिविटी में डिफरेंस होता है। जो पहली है वो है हिमाद्री। कौन सी रेंज है पहली? हिमाद्री। इसे ग्रेट हिमालय भी कहा जाता है। ये हिमालय की सबसे नदर्न, यानी सबसे ऊपर वाली, नॉर्थ वाली, और सबसे हाईएस्ट यानी ऊंची रेंज है। ये श्रेणी है बेटा, ठीक है। इसे इनर हिमालय भी कहा जाता है। इसमें दुनिया की सबसे ऊंची पीक मिलती है, सबसे ऊंची चोटी इसी में है। इसमें हिमाद्री में, ग्रेटर हिमालय में। और इसे बेटा माउंट एवरेस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट के अलावा और भी है, जैसे एक पीक है कंचनजंगा। कौन सी है? कंचनजंगा। इस रेंज की एवरेज हाइट जो है वो 6000 मीटर से ज्यादा होती है। कितनी होती है बेटा? 6000 मीटर से ज्यादा। ये रीजन हमेशा स्नो से कवर्ड रहता है, बर्फ से हमेशा ढका रहता है, और यहाँ बहुत सारे ग्लेशियर मिलते हैं। अब बात करते हैं क्लाइमेट और लाइफ की। यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज्यादा ठंडा होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। टेम्परेचर तो ज्यादातर यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट से भी नीचे रहता है। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे। हार्श कंडीशन की वजह से यहाँ पे जो कंडीशन है वो बहुत मुश्किल है रहने के लिए। यहाँ ह्यूमन सेटलमेंट बहुत कम होती है, यानी आदमियों का जो रहना है यहाँ बहुत कम होता है। यहाँ की वेजिटेशन, यहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं वो बहुत कम होते हैं। नो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर स्नो और आइस मिलती है, बर्फ मिलती है यहाँ पर, और यहीं से ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, और ग्लेशियर मेल्ट होकर इम्पोर्टेंट रिवर्स का सोर्स बन जाते हैं। यहाँ से फिर नदी निकलती है। ये ये कौन सा पार्ट था? हिमाद्री, ग्रेटर हिमालय। कौन सा था? ग्रेटर हिमालय। अब बात करते हैं लेसर हिमालय। लेसर हिमालय, ये हिमाचल। ये रेंज हिमाद्री के साउथ में, हिमाचल रेंज, ये
ये रेंज हिमाद्री के साउथ में लोकेटेड है। कहाँ पर है ये? साउथ में। किसके में? हिमाद्री के में। इसे मिडिल हिमालय भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? मिडिल हिमालय। इसकी हाइट हिमाद्री से कम होती है, लेकिन फिर भी काफी हाई होती है, मतलब इतनी कम भी नहीं है। यहाँ वैलीज, घाटीज पाई जाती है, यहाँ पे फॉरेस्ट, बहुत बड़े जंगल, कुछ जगह यहाँ फर्टाइल लैंड भी मिलती है। यदि यहाँ क्लाइमेट और फीचर्स की बात करें तो यहाँ का क्लाइमेट हिमाद्री से मॉडरेट होता है। कैसा होता है? मॉडरेट, बीच का सा होता है। विंटर ठंडे होते हैं और समर प्लीजेंट होते हैं। हाँ, यहाँ के विंटर ठंडे होते हैं और समर प्लीजेंट होते हैं। ये रीजन फॉरेस्ट और बायोडायवर्सिटी से रिच है। यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है और बायोडायवर्सिटी बहुत यहाँ पर रिच है। यहाँ हम सेटलमेंट और एग्रीकल्चर पॉसिबल है। यहाँ से आदमी आसानी से रह सकते हैं और यहाँ एग्री। तो मिडिल हिमालय में यानी हिमाचल रेंज में ह्यूमन एक्टिविटी एंड टूरिज्म के बात करते हैं। यहाँ कई फेमस हिल स्टेशन है, जैसे शिमला, मनाली, नैनीताल, दार्जिलिंग और मसूरी। ये प्लेस, ये जगह अपने कूल क्लाइमेट और नेचुरल ब्यूटी के लिए फेमस है। ये जो देखने में ये जगह बहुत सुंदर है। यहाँ के लोग फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर और टूरिज्म से रिलेटेड एक्टिविटी करते हैं। यहाँ पर क्या क्या होता है बेटा? यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का मौसम ग्रेटर हिमालय से अच्छा है, इसलिए यहाँ पर लोग फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, बागवानी, टूरिज्म, पर्यटन और दूसरी एक्टिविटी करते हैं। तीसरी जो रेंज है वो है शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स, इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। आउटर हिमालय, ये हिमालय की सबसे सदर्न यानी दक्षिण में और सबसे लोएस्ट रेंज है। इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। इसे आउटर हिमालय भी कहा जाता है। किसको? शिवालिक हिल्स को। ये जो हिल्स है इनकी हाइट बाकी जो रेंज है उनसे कम होती है। यहाँ रोलिंग हिल्स और वैलीज मिलती हैं। क्या मिलती हैं? रोलिंग हिल्स और वैलीज। फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस। फीचर्स एंड इम्पोर्टेंस की यदि बात करें शिवालिक हिल्स की, ये रीजन डेंस फॉरेस्ट, घने जंगल और रिच वाइल्ड लाइफ से भरे हुए होते हैं। ये हिमालय और नॉर्थ प्लेन के बीच एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। हिमालय और नॉर्थ प्लेन यानी उत्तरी मैदान जो भारत के हैं उनके बीच के में एक ट्रांजिशन जोन का काम करता है। यहाँ की जो सॉइल है, यहाँ की जो मिट्टी है वो लूज होती है, इसलिए इरोजन का रिस्क होता है। क्योंकि ये लूज इसलिए होती है क्योंकि ये नदियों के द्वारा लाई गई सॉइल होती है। कुछ एरिया में ह्यूमन सेटलमेंट और एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होती है, क्योंकि यहाँ की जो मिट्टी है वो उपजाऊ होती है। यहाँ पर एक बात करते हैं ट्रेडिशनल हाउस इन हिमालय। हिमालय में कुछ स्पेशल तरीके के घर बनाए जाते हैं। एक है काठ कुनी और धज्जी देवरी स्टाइल है। धज्जी देवरी स्टाइल में क्या होता है? ये ट्रेडिशनल हाउस कंस्ट्रक्शन मेथड्स हैं जो वेस्टर्न हिमालय रीजन में यूज होते हैं। ये जो धज्जी देवरी स्टाइल है ये कंस्ट्रक्शन का एक मेथड है। इनमें लोकल मटेरियल जैसे लकड़ी, वुड यानी स्टोन यूज किए जाते हैं। इनका क्या फायदा है? ये डिजाइन कोल्ड वेदर में यानी ठंडे मौसम में घर को गर्म रखने का काम करते हैं। लकड़ी और स्टोन दोनों मिलकर के उसको मजबूती देते हैं, स्ट्रेंथ देते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन देते हैं। ये हाउस माइल्ड अर्थक्वेक में ज्यादा सेफ रहते हैं। जो अर्थक्वेक आता है माइल्ड यानी बीच कैसा, उसमें ये बहुत ज्यादा सेफ रहते हैं। ये मेथड्स दिखाते हैं कि लोग अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट करते हैं। ये ये जो घर है, ये जो स्टाइल है, ये दिखाती है कि लोग
अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से अपनी आदतों को या फिर अपने जैसे रहने का तरीका है उसको बदल लेते हैं। लोग लोकल रिसोर्स का एफिशिएंट यूज करके, अच्छी तरीके से यूज करके क्लाइमेट के हिसाब से वो घर बनाते हैं। ये कहाँ की बात हो रही है? ये जो हिमालय में, जो वेस्टर्न हिमालय में जो उनकी घरों की बनाने की जो स्टाइल है उसकी बात हो रही है। ये जो पिक्चर में दिखाया गया है, ये एक घर है जो कारफूनी हाउस है, जो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, जो उस स्टाइल में बनाया गया है। अब बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, यह हिमाचल प्रदेश में है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको माना गया है। यहाँ पर बहुत ज्यादा रिच बायोडाइवर्सिटी है, जिसके लिए ये फेमस है। यहाँ पर बहुत तरीके के पेड़ पौधे यानी फ्लोरा और, और जीव फोना यहाँ पर है। गवर्नमेंट और लोकल कम्युनिटी सभी मिलकर इनको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। कंजर्वेशन एरिया, प्रोटेक्टेड जो नेचुरल एरिया है, जो नेचर में जो प्रोटेक्टेड एरिया है जिनकी रक्षा की जाती है, वहां पर ह्यूमन एक्टिविटी रेस्ट्रिक्टेड होती है, यानी आदमियों की एक्टिविटी वहां पर रेस्ट्रिक्टेड होती है, उनके लिए प्रतिबंध होता है। वहां पर वो लकड़ी वगैरह नहीं काट सकते या फिर कुछ दूसरी एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार इकोलॉजिकल बैलेंस यहाँ पर मेंटेन किया जाता है। एक यहाँ पर जो है हिमालयन मोनल पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश का ये राज्य पक्षी है, हिमालयन मोनल। ये ब्राइट कलरफुल फीदर्स पंख होते हैं इसके, और हाई एल्टीट्यूड रीजन में ही ये मिलता है। लद्दाख में जो मोनास्ट्री है, जो मठ है, जो बुद्धिज्म से जुड़े हुए हैं, तो बुद्धिज्म के सेंटर होते हैं मोनास्ट्री। यहाँ पर प्रेयर और मेडिटेशन के लिए इनको यूज किया जाता है। यहाँ पर कल्चर और स्पिरिचुअलिटी यानी आध्यात्मिक के लिए ये मोनास्ट्री इम्पोर्टेंट होते हैं। ब्यास रिवर हिमालय से ओरिजिनेट होती है यह नदी। यह ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और डेली नीड्स के लिए इसका पानी जो है वो यूज होता है। यह ब्यास नदी अनेक जीवों को शरण देती है, इसलिए इकोसिस्टम को भी ये सपोर्ट करती है। स्नो लियोपार्ड, स्नो लियोपार्ड भी हिमालय वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। यहाँ यह एक रेयर रेयर दुर्लभ और एंडेंजर्ड यानी जिनको लुप्त होने का खतरा है, ये एनिमल्स हैं। ये कोल्ड माउंटेन रीजन में रहता है और ये इम्पोर्टेंट शिकारी यानी प्रेडेटर की तरह काम करता है। यहाँ की यदि लोकल मार्केट की बात करें तो फ्रूट्स, वेजिटेबल और हाथों से बने हुए आइटम यहाँ पर बेचे जाते हैं। यहाँ की मार्केट में लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट करते हैं ये, और लोकल कल्चर को भी ये दिखाते हैं। बात करते हैं यहाँ पर एक रोडोडेंड्रोन, हिमालय वाले क्षेत्रों में एक रोडोडेंड्रोन एक अ, पेड़ पाया जाता है। यह एक हिमालयन फ्लावर है, शरबत बनाने में यूज होता है। इससे क्या बनाया जाता है? शरबत। इकोलॉजिकल और कल्चरल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये देखने में बहुत अच्छा है, और कल्चरल और इकोनॉमिकली ये उनको, वहाँ के लोगों को बहुत फायदा पहुंचाता है। यदि ओवरऑल इम्पोर्टेंस की बात करें तो बायोडाइवर्सिटी बहुत रिच है। अनेक तरीके के पेड़ पौधे जीव यहाँ पर पाए जाते हैं। एनवायरमेंट में बैलेंस भी ये बनाते हैं हिमालय वाले क्षेत्र। और यहाँ की जो रिवर है वो लाइफ को सपोर्ट करती है। यहाँ की कल्चर नेचर से कनेक्ट होती है, और कंजर्वेशन फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर एक नेशनल पार्क दिखाया गया है जिसमें अनेक तरीके के फ्लोरा एंड फोना पाए जाते हैं। ये है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, इसमें हिमाचल का जो राज्य पक्षी वो भी दिखाया गया है। स्नो स्नो लियोपार्ड दिखाया गया है, और यहाँ पर व्यास रिवर और मोनास्ट्री, ये सारी चीजें यहाँ पर दिखाई गई हैं पिक्चर के माध्यम से।
अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट ऑफ इंडिया यानी लद्दाख के बारे में। कोल्ड डेजर्ट क्या होता है? डेजर्ट का मतलब होता है बहुत बहुत कम रेनफॉल वाला एरिया, जहाँ पे बारिश बहुत कम होती है, ना कि सिर्फ गर्मी। डेजर्ट का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर वर्षा बहुत कम हो, ना कि इसका मतलब केवल गर्मी से नहीं है। डेजर्ट हॉट भी हो सकता है, लेकिन डेजर्ट कोल्ड भी हो सकता है। लद्दाख इंडिया का एक कोल्ड डेजर्ट माना जाता है। आप बताओ हॉट डेजर्ट कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में। तो लद्दाख में विंटर में टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। एक्सट्रीम कोल्ड यानी बहुत ज्यादा ठंड और सूखा ड्राइनेस की वजह से यहाँ जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो बहुत कम होती है। यहाँ के क्लाइमेट की बात करें तो लैंडस्केप की बात करें तो लद्दाख में बहुत कम रेनफॉल होती है, बहुत कम वर्षा होती है, इसलिए यहाँ पर ड्राई यानी सूखा रहती है। ये हिमालय के रेन शैडो रीजन में आता है। यहाँ का लैंडस्केप रग्ड, ऊबड़ खाबड़ और अनइवन यानी असमान है। एक जैसा यहाँ यहाँ की जो धरती है वो ऊबड़ खाबड़ है और एक समान नहीं है। यहाँ पर रॉकी टेरेन, यहाँ पर ज्यादातर चट्टान भूभाग और डीप वैलीज यानी घाटी, गहरी घाटी पाई जाती है। और यहाँ पर हाई माउंटेन यानी ऊंचे ऊंचे पर्वत भी यहाँ पाए जाते हैं। यहाँ पेंगयोंग पेंगोंग सो जैसी एक हाई एल्टीट्यूड, अधिक ऊंचाई पर एक यहाँ झील भी पाई जाती है। लद्दाख को मूनलैंड भी कहा जाता है। मूनलैंड मीन्स लद्दाख की सरफेस पर जो सरफेस है वो मून जैसी दिखती है, चंद्रमा की जैसी दिखती है। ये सूखी हुई ड्राई, रॉकी यानी चट्टानी और मोस्टली वेजिटेशन से फ्री होती है। यहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह नहीं मिलते हैं। इसी यूनिक अपीयरेंस की वजह से ये ऐसी दिखावट की वजह से ये लद्दाख को मूनलैंड भी कहा जाता है। यह फॉर्मेशन ऑफ द रीजन, ये रीजन इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट के टकराव से बना था। इस कोलिजन से, इस टकराव से लैंड फोल्ड होकर ऊपर उठ गया और माउंटेन बन गए। एंशियंट टाइम में इस एरिया में टैथिस सागर हुआ करता था, इसलिए यहाँ की जो रॉक्स है उसमें सैंड और क्ले के डिपॉजिट मिलते हैं। यहाँ इसकी जो चट्टान है उसमें रेत मिलता है और क्ले मिलता है। रोल ऑफ इरोजन, इरोजन मीन्स जो पानी हवा के द्वारा भूमि का कटाव। टाइम के साथ साथ वाइंड और वाटर ने माउंटेन्स को धीरे धीरे घिस दिया, इरोज कर दिया। इस प्रोसेस को इरोजन कहते हैं। इरोजन ने लद्दाख के प्रेजेंट लैंडस्केप को शेप दिया है। अब लद्दाख में लाइफ, वाइल्ड लाइफ कैसी है? लाइफ इन लद्दाख, यदि वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पर हार्श कंडीशन के बावजूद, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल कंडीशन पाई जाती है, उसके बावजूद यहाँ कुछ यूनिक एनिमल मिलते हैं जो कहीं और जगह पे नहीं मिलते। इम्पोर्टेंट एनिमल की यदि बात करें यहाँ पर कौन कौन से मिलते हैं? सिनो लियोपार्ड, आइबेक्स और तिबेतियन एंटीलोप, यहाँ पर ये जीव पाए जाते हैं। ये एनिमल कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। यदि लोगों की बात करें लद्दाख में तो कैसे कैसे रहते हैं? लद्दाख के लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। ये एक्सट्रीम कोल्ड, बहुत ज्यादा ठंड और लो ऑक्सीजन वाला एरिया है। यहाँ पर ऑक्सीजन का लेवल है वो भी कम पाया जाता है, लेकिन यहाँ के लोग उसमें एडेप्ट हो चुके हैं, अपने आप को उन्होंने ढाल लिया है। उनके जो घर है, हाउस है, क्लॉथ्स, उनके जो कपड़े हैं, फूड हैबिट्स, उनकी जो खाने की आदत है, वो भी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग बदल चुकी है। यहाँ की कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो लद्दाख का कल्चर और रिलीजन बहुत रिच है। यहाँ एंशियंट बुद्धिस्ट मोनास्ट्री मिलती हैं और यहाँ के जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हैं वो कौन कौन से हैं? यहाँ इम्पोर्टेंट फेस्टिवल लोसर, क्या है? एक है लोसर जो
और हेमिस फेस्टिवल यहाँ पर होते हैं। लोसर जो न्यू ईयर पे मनाया जाता है। ये फेस्टिवल लोकल ट्रेडिशन यानी वहाँ की जो स्थानीय परंपराएं हैं और बिलीफ्स जो वहाँ के विश्वास हैं को दिखाते हैं। इस फेस्टिवल में मतलब यहाँ की जो ट्रेडिशन कल्चर है उसमें उसकी झलक देखने को मिलती है। यहाँ पे एक जो पशु है वो जो पाया जाता है मेनली वो है याक, जिसका बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल है। याक लद्दाख में बहुत इम्पोर्टेंट एनिमल है। ये दूध भी देता है, मीट और ऊन यानी वूल भी प्रोवाइड करता है। याक का जो डंग है वो फ्यूल के रूप में ईंधन के रूप में यूज किया जाता है। ये ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज होते हैं। ये लोगों को डिफिकल्ट कंडीशन में यानी बहुत मुश्किल कंडीशन में भी सरवाइव करने में ये लद्दाख के लोगों की बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर एक झील पाई जाती है जिसे पेंगोंग सो लेक कहा जाता है। पेंगोंग सो लेक लद्दाख की एक फेमस यानी अधिक हाइट पर हाई एल्टीट्यूड लेक है। इसका वाटर जो है वो साल्टी होता है। इसमें बहुत ज्यादा नमक होता है जो कि लेक में अनकॉमन होता है। यानी एक यूनिक बात है कि यहाँ पे साल्ट वाटर पाया जाता है। साल्ट सराउंडिंग रॉक्स के डिजोल्व मिनरल की वजह से आता है। यहाँ की जो चारों तरफ जो चट्टानें हैं जब वो डिजोल्व होती हैं, डिजोल्व होकर उनमें से निकलता है साल्ट और वो साल्ट हो इकट्ठा हो जाता है इस लेक में। ये एक इम्पोर्टेंट नेचुरल फीचर्स और टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पर हमने किसके बारे में पढ़ा? लद्दाख के बारे में। लद्दाख एक यूनिक कोल्ड डेजर्ट रीजन है जहाँ पर एक्सट्रीम क्लाइमेट अलग अलग लैंड फॉर्म पाई जाती है। यहाँ की रिच कल्चर और स्पेशली यहाँ पर अडेप्टेड लाइफ देखने को मिलती है। इस पिक्चर में आप देख सकते हो इस तरीके से लैंड फॉर्म्स को दिखाया गया है और यह एक मून लैंड की तरह दिख रहा है, इसलिए इसको लद्दाख को मूनलैंड भी कहते हैं। यहाँ इस पिक्चर में देखो याक को दिखाया गया है किस तरीके से लोग याक को यूज कर रहे हैं। तो याक यहाँ के लोगों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये मिल्क, मीट, वूल, डंग के और ट्रांसपोर्ट में याक का यूज किया जाता है। यहाँ पर पिक्चर में ये जो है पेंगोंग सो लेक है। पेंगोंग सो लेक जो लद्दाख में पाई जाती है और यहाँ साल्टी वाटर इसमें मिलता है। ये साल्टी वाटर जैसे ऊपर बताया अभी, साल्ट कहाँ से आता है? जो इसके पास जो चट्टाने हैं उनसे डिजोल्व होकर के ये कहाँ इकट्ठा हो जाता है? इस झील में हो जाता है। अब बात करते हैं गैंजेटिक प्लेन। अब हमने हिमालय पढ़ लिया, लद्दाख पढ़ लिया, हिमालय की कल्चर पढ़ ली, हिमालय में किस तरीके के लोग रहते हैं, क्या हिमालय में चोटी है, कैसे कैसे। लद्दाख में भी इस तरीके से हमने पढ़ा क्लाइमेट कैसा रहता है, किस तरीके की कल्चर है, किस तरीके के लोग रहते हैं। अब बात करते हैं गैंजेटिक प्लेन्स की। गैंजेटिक प्लेन्स हिमालय के साउथ में लोकेटेड है। यानी जो हिमालय पर्वत है, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, भूटान, इससे जो नीचे वाले जो प्रदेश है जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार और ये सभी किस में आएंगे? गैंजेटिक प्लेन में। हरियाणा वगैरह ये सारे, ये वास्ट फ्लैट और हाईली फर्टाइल प्लेन है। यहाँ की जो जमीन है वो बहुत फर्टाइल है, उपजाऊ है। प्लेन माने यहाँ के मैदान है ये। इस रीजन ने इंडिया की हिस्ट्री और सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। इंडिया की हिस्ट्री में और सिविलाइजेशन में बहुत इम्पोर्टेंट रोल किसका है? गैंजेटिक प्लेन का। फॉर्मेशन एंड फर्टिलिटी, ये प्लेन उन रिवर से बने हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है। जो नदियां हिमालय से आती हैं वो नदियां अपने साथ जो मिट्टी लेकर आती हैं वो इस मैदान में बिछा दी जाती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है उन रिवर से बने हैं जो हिमालय से ओरिजिनेट होती है, हिमालय से निकलती है। जो मेजर रिवर्स हैं, जो मेन नदियां हैं, वो कौन कौन सी है? गंगा है, इंडस है, ब्रह्मपुत्र है और उनकी सहायक नदियां यानी ट्रिब्यूटरीज। ये रिवर वाटर के साथ सेडिमेंट्स जैसे और मिनरल्स सिल्ट और मिनरल्स को अपने साथ लेकर आती हैं।
ये सेडिमेंट टाइम के साथ डिपॉजिट होते हैं और एलुवियल सॉइल बनाते हैं, जलोढ़ मिट्टी बनाते हैं। एलुवियल सॉइल बहुत उपजाऊ होती है और एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही सूटेबल मानी जाती है। इसी वजह से इसी वजह से ये रीजन लार्ज स्केल पर फार्मिंग के लिए, कृषि के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं। नदियों की इम्पोर्टेंस क्या है? इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर। रिवर प्लेन की लाइफलाइन है। रिवर अपने बहुत सारे जीवों को, प्लांट्सों को लाइफ देने का काम करता है। ये ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर और डेली यूज के लिए वाटर प्रोवाइड कराती है। ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में भी हेल्प करती है। जैसा कि शुरुआत में एक पिक्चर हमने देखी थी ना, उसमें जो वाटरफॉल दिखा रखा था, जिसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो है वो जनरेट कैसे होती है उसमें बता रखा था पिक्चर में। फर्टाइल लैंड और वाटर अवेलेबिलिटी की वजह से गैंजेटिक प्लेन की पॉपुलेशन डेंस होती है। यहाँ जनसंख्या बहुत ज्यादा होती है क्योंकि यहाँ वाटर भी अच्छा है और यहाँ की जो जमीन है वो फर्टाइल है, फसलें अच्छी होती हैं, इसलिए लोग यहाँ रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अब बात करते हैं गैंजेटिक प्लेन में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है और ट्रेड कैसे होता है। गैंजेटिक प्लेन की जो धरती है, यानी जो जमीन है, वो फ्लैट है और एक जैसी है, इवन है, ऊबड़ खाबड़ नहीं है। इससे रोड और रेलवे बनाना बहुत आसान है। लॉन्ग डिस्टेंस पर जो लोग हैं और जो सामान है उनका ट्रांसपोर्ट आसानी से हो जाता है। तो गैंजेटिक प्लेन में सबसे ज्यादा रेलवे रोड पाए जाते हैं। ये जितने भी जो राज्य हैं, हरियाणा, यूपी और बिहार, ये सब किस में आएंगे? गैंजेटिक प्लेन्स में आएंगे ये सभी मैदान। गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी रिवर हजारों सालों से ट्रेवल और ट्रेड के लिए यूज की जा रही है, क्योंकि यहाँ जो फ्लैट जमीन है, इसलिए वहाँ का पानी जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र का, वहाँ ट्रेवल यानी ट्रांसपोर्ट में भी यूज किया जाता है। यदि कल्चरल इम्पोर्टेंस की बात करें, नदियों की कल्चरल इम्पोर्टेंस क्या है? इंडिया में कई रिवर को सैक्रेड माना जाता है और मतलब पूजा के योग माना जाता है और उनके नाम देवियों के नाम पर रखे गए हैं, गॉडेसेस के नाम पर रखे गए हैं, जैसे गंगा, यमुना और कावेरी। गंगा, यमुना और कावेरी, इन रिवर्स का कल्चर और रिलीजियन इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। इनकी जगह जगह पर पूजा भी की जाती है। इनमें स्नान करना भी बहुत पवित्र माना जाता है हिंदू धर्म के अनुसार। ब्रह्मपुत्र थोड़ा डिफरेंट है। इसका मतलब होता है सन ऑफ ब्रह्मा। जो गंगा यमुना है, कावेरी है, वो देवियों के नाम पे है, लेकिन ब्रह्मपुत्र सन ऑफ ब्रह्मा यानी ब्रह्मा का पुत्र के नाम पर ब्रह्मपुत्र रखा गया है। ब्रह्मपुत्र रिवर की यदि बात करें, ब्रह्मपुत्र रिवर गर्मियों में, समर सीजन में ज्यादा वाटर कैरी करती है। इसमें बहुत ज्यादा पानी आता है समर सीजन में। ये हिमालय के ये हिमालय के स्नो मेल्ट और हैवी रेनफॉल की वजह से होता है। हिम- ये हिमालय में जो बर्फ है वो पिघलती है और हैवी रेनफॉल यानी भारी वर्षा होती है, उसकी वजह से इसमें पानी बहुत ज्यादा आता है। कुछ रिवर्स के अपोजिट ये ड्राई नहीं होती, बल्कि और बड़ी और पावरफुल हो जाती है। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा? गैंजेटिक प्लेन्स और उसकी नदियां। गैंजेटिक प्लेन इंडिया का एक इम्पोर्टेंट रीजन है, जो अपनी फर्टाइल सॉइल के लिए, वाटर अवेलेबिलिटी के लिए, इजी ट्रांसपोर्ट के लिए और कल्चरल इम्पोर्टेंस के लिए जाना जाता है। ये पिक्चर देखो यहाँ पर आप देख रहे होंगे, यहाँ पे आपको समतल मैदान दिख रहे हैं। देखो ट्रैक्टर चल रहा है ना, ट्रैक्टर चल रहा है। यदि हिमालय वाला क्षेत्र होता तो उसमें ट्रैक्टर नहीं चलता, क्योंकि वहां ऊबड़ खाबड़ जमीन है, अनइवन फ्लैट प्लेन्स नहीं है वहां पर। ठीक है। और यहाँ पे देखो यमुना रिवर दिखाई गई है एरियल व्यू से दिल्ली में।
और यहाँ पे देखो खेतों में ये जो है किसान जो है ये काम कर रहे हैं। इंडस्ट्रीज वगैरह भी यहाँ पे लगाई गई हैं। और यहाँ पे देखो ये जो है ट्रांसपोर्ट करने का रेलवे दिखाई गई है। रेलवे लाइन दिखाई गई है। और ये देखो बोट बोट वगैरह भी दिखाई गई है जो लोगों को इधर इधर उधर ले जाने के लिए भी यूज होती है। ये चीज क्लियर हुई। अब देखो यहाँ पे जब हम आसमान से देखते हैं तो सबसे ज्यादा लाइट जो दिखती है जो घरों में यूज होती है या इंडस्ट्री में लाइट यूज होती है तो ऊपर से देखने पर कंसंट्रेशन सबसे ज्यादा लाइटों की इसी एरिया में दिखाई देती है। ये चीज क्लियर हुई। यहाँ पर अलग अलग तरीके के जीव पाए जाते हैं जैसे इसमें देखो इसमें दिखाया गया है नदर्न प्लेन ग्रे लंगूर सिट ऑन वुडन बीम इन बांधवगढ़ नेशनल पार्क मध्य प्रदेश। बांधवगढ़ नेशनल पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे एक मजेस्टिक टाइगर दैट वाज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन जो गायब होने की कगार पर था, लुप्त होने की कगार पे। प्रोजेक्ट टाइगर हैज सपोर्टेड द रिटर्न ऑफ टाइगर टू इट्स हैबिटेट। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? जो सरकार के द्वारा एक वो चलाया गया था टाइगरों को बचाने के लिए 1973 में चलाया गया था प्रोजेक्ट टाइगर जो मिशन था। यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो इंडियन घड़ियाल इंडियन घड़ियाल जो 2.5 मीटर से 4.5 मीटर लंबे होते हैं। दिस रेप्टाइल इज ऑन वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन। ये भी लुप्त होने के कगार पर है। ठीक है। तो इस सरकार ने जो लुप्त होने की कगार पर है उनके लिए कुछ कार्यक्रम समय समय पर चलाए हैं ताकि उनकी पॉपुलेशन बनी रहे। अब बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट हमने पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे हॉट डेजर्ट द ग्रेट इंडियन डेजर्ट जिसे थार डेजर्ट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थार। ये भारत के किस में है? ईस्ट में है वेस्ट में है? वेस्ट में है। तो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट में लोकेटेड है ये। मैप पर ये येलोइश रीजन के रूप में दिखता है। मैप पर यदि देखते हैं तो ये पीले कलर का रीजन दिखाई देता है। सैंड ड्यून्स यानी रेत के टीले, रफ टेरेन और ओपन लैंडस्केप इसकी मेन फीचर होते हैं। सैंड ड्यून्स और देयर फॉर्मेशन। सैंड ड्यून्स जो टीले होते हैं रेत के बने हुए पहाड़ी जैसे होते हैं। माउंटेन के अपोजिट इनकी जो शेप है वो फिक्स नहीं होती। चट्टानों की फेस जो शेप है वो तो फिक्स होती है लेकिन जो सैंड ड्यून्स है ये शेप को बदलते रहते हैं। वाइंड सैंड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। हवा क्या काम करती है? सैंड पार्टिकल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाती है वहां जमा होके वो रेत के पार्टिकल्स ड्यून्स बनाते हैं सैंड ड्यून्स। टाइम के साथ साथ सैंड डिपॉजिट होकर ड्यून्स बन जाते हैं। कुछ ड्यून्स लगभग 150 मीटर तक ऊंचे होते हैं। थार डेजर्ट एक एरिड रीजन है जहां बहुत कम रेनफॉल होता है। ये एक सूखा क्षेत्र है जहां पे वर्षा बहुत कम होती है। इसका ज्यादातर हिस्सा इंडिया में राजस्थान में गुजरात पंजाब और हरियाणा में है। यदि यहाँ की जलवायु की बात करें क्लाइमेट और नेचुरल कंडीशन की बात करें तो दिन में हॉट डेजर्ट यानी थार मरुस्थल में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में ठंड होती है ठंडी होती है। रेनफॉल और वाटर अवेलेबिलिटी बहुत कम है यहाँ पर। पानी यहाँ पर थार डेजर्ट में बहुत कम है और इसमें थार डेजर्ट में हार्श कंडीशन की वजह से सर्वाइवल और मूवमेंट बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बहुत डिफिकल्ट होता है यानी कठिन होता है। डेजर्ट एक नेचुरल बैरियर एज ए नेचुरल बैरियर की तरह भी काम करता है। हार्श एनवायरमेंट यानी कठिन एनवायरमेंट मूवमेंट को रोकता है, इधर उधर जाने से रोकता है। ये लोगों को और एनिमल्स के लिए नेचुरल बैरियर की तरह काम करता है क्योंकि रेत में इतना चलना एक आदमी के लिए बहुत कठिन होता है। तो यहाँ के लोग डेजर्ट कंडीशन में कुछ अडेप्टेशन भी ग्रहण करते हैं। उनका लाइफस्टाइल उनकी
उनका पहनावा, उनकी फूड हैबिट्स और हॉट और ड्राई क्लाइमेट के हिसाब से वो अपने इन आदतों में चेंज कर लेते हैं। वाटर स्कैरिसिटी एंड डेली लाइफ, यहाँ पानी की कमी और डेली लाइफ से लोग कैसे जूझते हैं। डेजर्ट में वाटर बहुत ही स्कार्स होता है, बहुत ही कम होता है। लोग, स्पेशली यहाँ की औरतें, दूर दूर तक पानी लेने जाती हैं। यूटेंसिल्स को, बर्तनों को पहले सैंड से क्लीन किया जाता है। यहाँ की जो औरतें हैं, बर्तनों को किससे मांजती हैं? रेत से। फिर थोड़े से वाटर से रिंस से किया जाता है। यूज्ड वाटर को वेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि यहाँ पर पानी की कमी है। यहाँ के लोगों को पता है कि यहाँ पर पानी की कमी है, इसलिए बहुत ही हिसाब से पानी को वो यूज में लाते हैं। बल्कि प्लांट्स को देने के लिए रीयूज किया जाता है। वाटर कंजर्वेशन मेथड, यहाँ थार डेजर्ट में वाटर को कंजर्व, सुरक्षित रखने के लिए, वाटर को बचाने के लिए ट्रेडिशनल मेथड यूज होते हैं जो लंबे समय से यूज होते आ रहे हैं। यहाँ पर टैंक और कुंड रेन वाटर को कलेक्ट करने के लिए, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए क्या बनाए गए हैं? टैंक और कुंड्स बनाए गए हैं। ये स्टोर्ड वाटर ड्रिंकिंग और डेली यूज के लिए इसको यूज में लाते हैं। पानी को स्टोर करते हैं और फिर उसको डेली यूज में, उसको प्रयोग में लाते हैं। अवेयरनेस ऑफ वाटर यूज, डेजर्ट लाइफ हमें वाटर सेविंग की इम्पोर्टेंस सिखाती है। हमें बताती है कि हमें क्यों पानी को कंजर्व रखना चाहिए, वाटर को रेस्पॉन्सिबली, बहुत जिम्मेदारी से यूज करना चाहिए और हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में जो थार डेजर्ट है, इसमें ये सैंड ड्यून्स दिखाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ बड़े बड़े ऐतिहासिक इमारतें भी हैं, जैसे जैसलमेर, इसको हम गोल्डन सिटी भी कहते हैं। ये थार डेजर्ट के मिडिल में है। जैसलमेर फोर्ट, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं वो इधर उधर मूवमेंट के लिए कैमल को यूज करते हैं। यहाँ पर एक स्त्री दिखाई गई है, कैमल वेंडर, जो पुष्कर मेला है उसमें कैमल को जो है वो दिखाया गया है। यहाँ पे औरतें हैं जो दूर दूर से पानी भर के लाती हैं डेली यूज के लिए। और साइड में ये दिखाया गया है रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर ऑफ हेमलेट, जहाँ पे रेन वाटर को इकट्ठा किया जाता है। अब बात करते हैं अरावली हिल्स की। अरावली हिल्स दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है। ये बहुत पुरानी रेंज है। ये लगभग 2.5 बिलियन साल पुरानी है, जो हिमालय से भी ज्यादा पुरानी मानी जाती है। इस रेंज में कई पीक्स हैं, कई चोटी है और इसमें रिज मिलती है। सबसे ऊंची पीक जो है माउंट आबू है, जिसकी हाइट 1700 मीटर से भी ज्यादा है। इस रेंज की ज्यादातर हिल्स 300 से 900 मीटर के बीच की हाइट होती है। ज्यादातर जो हिल्स हैं उनकी हाइट कितनी होती है? 300 से 900। इस रीजन में लैंडस्केप इस रीजन में लैंडस्केप बहुत जल्दी चेंज होते हैं। यहाँ की जो लैंडस्केप है वो जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं। कुछ ही घंटों में माउंट आबू की हिल से जोधपुर के डेजर्ट एरिया तक पहुंच सकते हैं। रोल इन जियोग्राफी एंड क्लाइमेट, अरावली हिल्स नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया की जियोग्राफी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अरावली हिल्स का बहुत ज्यादा योगदान किसमें है? नॉर्थ वेस्ट इंडिया की जियोग्राफी में। ये एक नेचुरल बैरियर की तरह काम करती है। ये क्या काम करती है? जो थार डेजर्ट वेस्ट में फैला हुआ है उसको ईस्ट डायरेक्शन में आने से रोकती है। कौन रोकती है? अरावली हिल्स। इसे नियर बाय रीजन डेजर्ट कंडीशन से प्रोटेक्ट रहते हैं। तो इससे जो नियर बाय रीजन है वो, उनमें थार डेजर्ट नहीं आ पाता। जो
हरियाणा और यूपी और नीचे वाला पार्ट है राजस्थान का, उसमें थार डेजर्ट नहीं आ पाता। अदरवाइज यदि ये नहीं होता तो थार डेजर्ट इस पूरे एरिया को कवर कर लेता। अब बात करते हैं अ, यहाँ पर लोकल क्लाइमेट और वेजिटेशन को भी ये प्रभावित करती है। मिनरल रिसोर्स की बात करते हैं। अरावली रीजन में मिनरल बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। यहाँ पर मार्बल, यहाँ पर ग्रेनाइट, यहाँ पर जिंक और यहाँ पर कॉपर जैसे मिनरल्स भी पाए जाते हैं। ये मिनरल्स कंस्ट्रक्शन के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होते हैं और देश के दूसरे कोने में भी यहाँ से ये मिनरल्स सप्लाई किए जाते हैं। यहाँ माइनिंग एक्टिविटी, यहाँ खदानों की एक्टिविटी कई सालों से हो रही है। हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की बात करें, अरावली हिल्स, अरावली हिल्स यदि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत इम्पोर्टेंट है। जवर के एंशियंट माइन से पता चलता है कि 800 साल पहले ही इंडियन जिंक एक्सट्रैक्शन में एक्सपर्ट थे। जावर की जो एंशियंट माइन है वहाँ जिंक जो है काफी मात्रा में पाया जाता है। ये एंशियंट इंडिया की साइंटिफिक नॉलेज और स्किल को दिखाता है। फोर्ट्स और हेरिटेज की यदि बात करें तो अरावली रीजन में कई प्रसिद्ध फेमस हिस्टोरिकल फोर्ट्स यानी किले हैं। उदाहरण के लिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट। चित्तौड़गढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ फोर्ट और रणथंभौर फोर्ट ये किस पर प्रेजेंट है? अरावली हिल्स पर। ये फोर्ट, ये किले इंडिया की रिच कल्चर यानी संस्कृति और आर्किटेक्चुरल हेरिटेज को दिखाते हैं। ये रीजन की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस को भी दिखाते हैं। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट आता है पेनिनसुलर प्लेट्यू। पेनिनसुलर प्लेट्यू जो है इसका मीनिंग क्या है? मीनिंग ऑफ पेनिनसुला एंड प्लेट्यू। पेनिनसुला एक ऐसा लैंड मास होता है जो तीन तरफ से वाटर से घिरा रहता है। प्लेट्यू एक ऊंचा एरिया होता है जिसका सरफेस मोस्टली फ्लैट होता है और एज जो होती है वो स्टीप हो सकती है। स्टीप मीन्स ढलानदार। अब बात करते हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर की। पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट प्लेट्यू है। ये ट्रायंगल शेप का है और सेंट्रल और सदर्न इंडिया में लोकेटेड है। ये अर्थ के सबसे पुराने लैंडफॉर्म में से एक है। ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है। इसके वेस्ट में अरेबियन सी है और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है और साउथ में इंडियन ओशियन है। इसी वजह से इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जाता है क्योंकि इसके तीनों तरफ वाटर है। वेस्ट में अरब सागर, ईस्ट में बे ऑफ बंगाल और साउथ में इंडियन ओशियन। बाउंड्रीज और माउंटेन रेंज की बात करें, प्लेट्यू के बॉर्डर पर दो मेन माउंटेन रेंज है, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट ज्यादा ऊंचे और कंटिन्यूअस है। ये वेस्टर्न कोस्ट के साथ एक वॉल की तरह रन करते, यानी वेस्टर्न कोस्ट जो है, वेस्टर्न तट जो है उसके साथ एक तरीके से ये एक रेगुलर दीवार बनाते हैं कंटिन्यूअस फॉर्म में। मॉनसून के टाइम इनकी स्लोप पर बहुत से वाटरफॉल बनते हैं। ईस्टर्न घाट कंपैरेटिवली लोअर और लेस कंटिन्यूअस होते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल रिसोर्सेज एंड इम्पोर्टेंस। पेनिनसुलर प्लेट्यू नेचुरल रिसोर्स से रिच है। बहुत ज्यादा नेचुरल जो रिसोर्सेस है वो पाए जाते हैं। यहाँ आयरन और कोल और मैग्नीज जैसे मिनरल्स मिलते हैं। यहाँ फॉरेस्ट और कुछ एरिया में फर्टाइल लैंड भी मिलती है।
ये रिसोर्सेस इंडस्ट्रीज, एग्रीकल्चर और इकोनॉमी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लेट्यू की रिवर्स कौन कौन सी है? प्लेट्यू थोड़ा ईस्ट की तरफ स्लोप करता है, यानी ईस्ट की तरफ थोड़ा उसका ढलान है, इसलिए ज्यादातर जो रिवर्स हैं वो ईस्ट डायरेक्शन में बे ऑफ बंगाल में गिरती है। इम्पोर्टेंट ईस्ट फ्लोइंग रिवर कौन कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा और महानदी। ये रिवर्स इरिगेशन, इंडस्ट्रीज और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इम्पोर्टेंट होती हैं। कुछ रिवर्स ऐसी हैं जो ईस्ट में ना बह के वेस्ट डायरेक्शन में बहती हैं। कुछ रिवर्स वेस्ट डायरेक्शन में यानी अरब सागर में, अरब सी में जाके गिरती है, जैसे नर्मदा और ताप्ती। नर्मदा और ताप्ती गिरती है वेस्ट में, लेकिन गोदावरी, कृष्णा और महानदी ये ईस्ट डायरेक्शन में गिरती है। फॉरेस्ट एंड ट्राइबल लाइफ। प्लेट्यू के, अब फॉरेस्ट और ट्राइबल लाइफ की बात करते हैं। प्लेट्यू के कई रीजन में डेंस फॉरेस्ट मिलते हैं। इन फॉरेस्ट में कुछ ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं, जैसे संथाल, गोंड, बैगा, भील और कोरकू। ये ट्राइबल कम्युनिटीज यहाँ पर फॉरेस्ट में रहती हैं। इनकी अपनी लैंग्वेज होती है, इनकी अपनी परंपराएं, ट्रेडिशंस और रीति रिवाज, कस्टम्स होते हैं। इनका लाइफस्टाइल नेचर और फॉरेस्ट रिसोर्स से क्लोज कनेक्टेड होता है। वाटरफॉल एंड देयर इम्पोर्टेंस। वाटरफॉल की इम्पोर्टेंस क्या है? प्लेट्यू का सरफेस अनइवन और रॉकी होता है। अनइवन यानी एक समान प्लेट्यू नहीं रहता, उबड़ खाबड़ रहता है। रिवर जब स्टीप स्लोप से बहती है तो वाटरफॉल बनाती है। वाटरफॉल इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में यूज होती है, इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं। तो इस प्रकार वाटरफॉल बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं, टूरिस्ट के लिए अट्रैक्ट करती हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने में यूज होता है और इरिगेशन के लिए वाटर प्रोवाइड करते हैं। ओवरऑल यदि बात करें, पेनिनसुलर प्लेट्यू इंडिया का एक इम्पोर्टेंट फिजिकल रीजन है, जो अपने रिसोर्स, रिवर, फॉरेस्ट और कल्चरल डाइवर्सिटी के लिए जाना जाता है। यहाँ पर अलग अलग तरीके के रिसोर्स, रिवर्स और फॉरेस्ट तथा कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट इंडिया का एक वेस्टर्न कोस्ट के साथ, यानी जो पश्चिमी दिशा में जो तट है समुद्र के साथ साथ, वहां पर लोकेटेड एक इम्पोर्टेंट माउंटेन रेंज है। इन्हें यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया है। इनको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट क्यों किया गया है? क्योंकि इनकी नेचुरल इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। यहाँ से कई रिवर निकलती हैं और यहाँ बहुत ही रिच बायोडाइवर्सिटी मिलती है। यहाँ पर बहुत तरीके की वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल पाए जाते हैं। वेस्टर्न घाट के नदर्न पार्ट को सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, तो इसीलिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इसको घोषित किया गया है। ये माउंटेन क्लाइमेट को इन्फ्लुएंस करते हैं और वाइल्ड लाइफ को सपोर्ट करते हैं। बात करते हैं ईस्टर्न घाट की। ईस्टर्न घाट इंडिया के ईस्टर्न यानी पूर्वी दिशा में समुद्र तट के साथ साथ लोकेटेड है। ये वेस्टर्न घाट के तुलना में कम हाइट की होती है। ये कंटिन्यूअस नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी हिल रेंज में ब्रोकन यानी टूटी हुई होती है। इसलिए ये वेस्टर्न घाट के मुकाबले कम प्रोमिनेंट मानी जाती है। बात करते हैं दक्कन प्लेट की। वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में दक्कन प्लेट स्थित है। दक्कन प्लेट्यू स्थित है। ये एक बड़ा एरिया है जो फ्लैट, हाईलैंड्स
से बना हुआ है। ये सदर्न इंडिया का एक इम्पोर्टेंट फिजिकल फीचर है। प्लेट्यू में जो रिवर्स है उनकी बात करते हैं। दक्कन प्लेट्यू पर कई इम्पोर्टेंट रिवर फ्लो करती हैं, जैसे इनमें से मेन रिवर है गोदावरी है, कृष्णा है और कावेरी है। ये रिवर पश्चिम से पूरब की तरफ यानी वेस्ट से ईस्ट की तरफ फ्लो करती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। ये रिवर इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्रीकल्चर के लिए वाटर प्रोवाइड करती हैं और मिलियंस ऑफ पीपल को ये पानी देने का काम करती है और इंडस्ट्रीज को भी ये सपोर्ट करती है। नेचुरल फीचर्स एंड बायोडायवर्सिटी। वेस्टर्न घाट अपनी नेचुरल ब्यूटी और अपनी बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ मानसून सीजन में बहुत सारे वाटरफॉल देखने को मिलते हैं। यहाँ रेयर वाइल्ड लाइफ भी मिलता है, जैसे यहाँ पर लायन टेल्ड मकाको और किंग कोबरा जैसे जीव भी पाए जाते हैं। कुछ स्पेशल प्लांट्स भी यहाँ मिलते हैं, जैसे कुछ इंसेक्ट खाने वाले प्लांट जिनको हम इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं, वो भी इंसेक्ट को ट्रैप करके डाइजेस्ट करते हैं और वो भी प्लांट वेस्टर्न घाट पर पाए जाते हैं। मिनरल रिसोर्स की बात करें, प्लेट्यू रीजनल नेचुरल रिसोर्स से भी रिच है, जैसे कोल। कोल एक इम्पोर्टेंट फॉसिल फ्यूल है जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में यूज होता है, लेकिन कोल का यूज एनवायरमेंटल प्रॉब्लम जैसे ग्लोबल वार्मिंग का रीजन भी बनता है। इंडियाज अमेजिंग कोस्ट लाइन। भारत की एक कोस्ट लाइन के बारे में पढ़ते हैं। इंडिया की कोस्ट लाइन बहुत लंबी और डाइवर्स है, लगभग 7500 किलोमीटर से भी ज्यादा। यहाँ बीच पाए जाते हैं, रॉकी क्लिफ पाई जाती हैं और कोस्टल फॉरेस्ट यानी घने जंगल, तटीय वन भी यहाँ पर पाए जाते हैं। कुछ बीच पर गोल्डन सैंड होती है, जबकि कुछ पर ब्लैक कलर के रॉक भी पाए जाते हैं। कोस्टल आइसलैंड पर कहीं कोरल रीफ्स होते हैं तो कहीं घने जंगल भी होते हैं। ये कोस्ट लाइन नेचुरल ब्यूटी और बायोडायवर्सिटी से भरी हुई है। वेस्ट कोस्ट की बात करें तो गुजरात से लेकर केरल तक ये वेस्ट कोस्ट स्ट्रेच करती है। महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटक से होकर गुजरती है। ज्यादातर नदियां वेस्टर्न घाट से ओरिजिनेट होती हैं। ये नदियां छोटी और फास्ट फ्लोइंग होती हैं और डेल्टा की बजाय एस्चुरीज बनाती हैं। कोस्टलाइन का शेप रिवर की एलुवियल डिपॉजिट से बनता है। जो कोस्टलाइन है यानी तटीय रेखा है, जो उसकी शेप एलुवियल डिपॉजिट जो नदियों के द्वारा लाई गई सॉइल से बनता है। इम्पोर्टेंट फीचर्स, यहाँ कोव्स, क्रीक्स और एस्चुरीज मिलते हैं। नर्मदा और ताप्ती सबसे बड़े एस्चुरी बनाती हैं। एस्चुरीज यानी खाड़ी बनाती हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट्स माने बंदरगाह और सिटीज लोकेटेड हैं। यहाँ पर बड़े बड़े शहर लोकेटेड हैं। ये एरिया हजारों सालों से ट्रेड और इकोनॉमिक एक्टिविटी के सेंटर रहे हैं। पहले भी ये जो कोस्ट लाइन है, यहाँ पर इन्हीं पोर्ट के द्वारा, चाहे ब्रिटिश हो चाहे किसी कोई दूसरे आक्रमणकारी हो, उन्होंने जो भी ट्रेड किया था इन्हीं पोर्ट के माध्यम से किया था, जो कोस्ट लाइन पर प्रेजेंट है। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया। ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया ईस्टर्न घाट और बे ऑफ बंगाल के बीच में लोकेटेड है। यह गंगा डेल्टा से लेकर कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। इसकी यह एक वाइड कोस्टल प्लेन है।
इसके पास एक वाइड कोस्टल यानी तटीय मैदान है। यह फेमस है फॉर द लार्ज रिवर डेल्टाज, यानी ईस्टर्न जो घाट है, यह ईस्टर्न ईस्ट कोस्ट है जो, यह लार्ज रिवर डेल्टा के लिए फेमस है। मेजर रिवर्स एंड डेल्टाज, यहाँ पर जो मेजर रिवर्स है, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी है। ये रिवर क्या करती हैं? ये सेडिमेंट्स को अपने माउथ पर, जहाँ पर ये सागर में जाके मिलती हैं, उस पर सेडिमेंट्स को डिपॉजिट कर देती हैं और डिपॉजिट करने के बाद वहां पर डेल्टा बनाती हैं, जो कि ट्रायंगुलर या फैन शेप्ड की एक लैंडफॉर्म होती है। डेल्टा बहुत ज्यादा फर्टाइल होते हैं और ये एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल होते हैं, क्योंकि नदियां कई प्रकार के मिनरल्स को अपने पानी के साथ लेके आती हैं और यहाँ पर जमा कर देती हैं, जिसके कारण ये फर्टाइल भूमि बन जाती है। लेगून्स ऑन ईस्ट कोस्ट, ईस्ट कोस्ट पर कुछ इम्पोर्टेंट लेगून्स पाए जाते हैं, जैसे चिल्का लेक और पुलिकट लेक। लेगून एक वाटर बॉडी होती है जो समुद्र से अलग होती है किसी नेचुरल बैरियर के द्वारा, उसे लेगून कहा जाता है। इंडियन आइसलैंड, ग्रुप ऑफ आइसलैंड इन इंडियन ओशियन, अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, ये सभी इंडियन आइसलैंड्स होते हैं जो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल या इंडियन ओशियन में पाए जाते हैं। इनमें दो महत्वपूर्ण जो इंडियन आइसलैंड के ग्रुप है, लक्षद्वीप एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, ये बायोडायवर्सिटी के लिए जाने जाते हैं। इन पर बहुत ज्यादा रिच बायोडायवर्सिटी पाई जाती है। यहाँ पर कोरल रीफ्स और बीच और वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। होम टू एंशियंट ट्राइबल कम्युनिटी, एंशियंट ट्राइबल कम्युनिटी के ये एक घर की तरह, होम की तरह माने जाते हैं। बात करते हैं लक्षद्वीप आइसलैंड की। लक्षद्वीप आइसलैंड अरेबियन सागर में नियर केरला कोस्ट पाए जाते हैं। केरला कोस्ट के पास अरब सागर में ये लक्षद्वीप पाए जाते हैं। यहाँ पर टोटल 36 कोरल आइसलैंड्स हैं। नॉट ऑल आइसलैंड्स आर इनहेबिटेड, सभी आइसलैंड्स पर लोग नहीं रहते। और ये आइसलैंड्स इम्पोर्टेंट है मैराइन लाइफ के लिए और कोरल इकोसिस्टम के लिए। इम्पोर्टेंस ऑफ आइसलैंड एंड कोस्टल एरिया, यहाँ पर फिशिंग एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है और रिसोर्स एक्सप्लोरेशन, रिसोर्स को बढ़ाने में काफी हेल्प ये आइसलैंड कोस्टल एरियाज और आइसलैंड इसमें सहयोग करते हैं। और एनवायरमेंटल और मैराइन प्रोटेक्शन में भी इनका बहुत ज्यादा योगदान है। बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड की। ये आर्की ये आर्कीपिलेगो यानी द्वीपों के समूह 500 से ज्यादा बड़े और छोटे आइसलैंड मिलकर बनाते हैं। ये सभी द्वीप मिलकर अंडमान और निकोबार आइसलैंड कहलाते हैं। ये आइसलैंड वोल्केनिक ओरिजिन के हैं। दो मेन ग्रुप में डिवाइड होते हैं, अंडमान आइसलैंड और निकोबार आइसलैंड। इनकी लोकेशन बे ऑफ बंगाल में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये इंडिया के आउटपोस्ट की तरह काम करते हैं और ओशियन पर नजर रखते हैं। बायोडायवर्सिटी ऑफ आइसलैंड, नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो है बायोडायवर्सिटी ऑफ आइसलैंड्स, यानी जो आइसलैंड्स हमने पिछले वीडियो में देखे हैं, पिछली उसमें जो टॉपिक्स जो हमने देखे हैं, जैसे अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये जो आइसलैंड्स थे, उसमें हम बायोडायवर्सिटी की बात करते हैं। फ्लोरा और फौना की वैरायटी बहुत यहाँ पर रिच होती है। फ्लोरा मीन्स पेड़ पौधे और फौना का मतलब होता है कि एनिमल्स, कि यहाँ पर फ्लोरा और फौना की वैरायटी बहुत ज्यादा रिच यहाँ पर होती है। यहाँ
इस आइसलैंड्स पर डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं और यूनिक प्लांट्स और डिफरेंट टाइप के एनिमल्स यहाँ पर मिलते हैं जो इसकी बायोडायवर्सिटी को बढ़ाते हैं। ये आइसलैंड्स इन आइसलैंड्स के आसपास मैराइन लाइफ भी काफी डाइवर्स होती है। मैराइन लाइफ मीन्स समुद्र में पाए जाने वाले जीव की एक अनेकता, यानी काफी तरीके के जीव यहाँ पर पाए जाते हैं, यानी मैराइन लाइफ भी काफी डाइवर्स होती है। बात करते हैं हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस की। अंडमान आइसलैंड्स, यदि अंडमान आइसलैंड्स को हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसकी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस है। ब्रिटिश रूल के टाइम से ये बहुत से फ्रीडम फाइटर्स को यहाँ पर जेल में रखा गया था। यहाँ पर एक जेल है और ब्रिटिश रूल के समय उनको यहाँ पर रखा गया था, जिसका नाम है सेल्यूलर जेल। यह एक फेमस जेल है। यहाँ उन्हें बहुत ही हार्श कंडीशन में रखा गया था। जो स्वतंत्रता सेनानी थे, कुछ लोगों को यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा इस जेल में भेजा गया था और यहाँ पर जो कंडीशन थी बहुत हार्श, यानी कठिन परिस्थिति यहाँ पर थी। आज इसे नेशनल मेमोरियल के रूप में प्रिजर्व किया गया है। यह इस जेल को, जो कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है, इसको नेशनल मेमोरियल के रूप में जाना जाता है। ये हमें फ्रीडम फाइटर्स के सैक्रिफाइस की याद दिलाता है। जो फ्रीडम स्वतंत्रता सेनानी थे उनके बलिदान की याद दिलाता है। इस टॉपिक को हायर क्लास में और डिटेल में पढ़ा जाता है। इसको, जो ये स्वतंत्रता सेनानी है, ये जो हिस्ट्री से रिलेटेड है और सेल्यूलर जेल का उसमें वर्णन मिलता है। अब बात करते हैं बैरन आइसलैंड्स की। बैरन आइसलैंड एक ऐसा आइसलैंड है जो अंडमान निकोबार आइसलैंड पर होता है। ये इंडिया का केवल एक ही एक्टिव वोल्केनो आइसलैंड्स है। यहाँ पर एक वोल्केनो है जो अभी भी एक्टिव है। कभी-कभी यह वोल्केनो इरप्ट होता है, यानी इसमें से लावा निकलता है। इरप्शन के टाइम इसमें से स्मोक और लावा बाहर निकल जाता है। बात करते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की, सुंदरबन डेल्टा की। गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी उनकी ट्रिब्यूटरी के डेल्टा रीजन में लोकेटेड है, यानी जहां पर ये समुद्र के साथ मिलती है वहां पर ये क्या बनाती है, एक डेल्टा बनाती है जिसे सुंदरबन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। सुंदरबन डेल्टा बे ऑफ बंगाल के पास स्थित है। रिवर, सी और लैंड का यूनिक कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलता है, यानी सुंदरबन डेल्टा के पास यहाँ पर रिवर भी है और यहाँ पर समुद्र भी है और यहाँ पर जमीन भी रहती है। लगभग आधा हिस्सा सुंदरबन डेल्टा का इंडिया में और आधा हिस्सा इसका बांग्लादेश में आता है। सुंदरबंस की क्या इंपॉर्टेंस है? दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा रीजन में से यह एक है, यानी दुनिया के सबसे बड़े डेल्टाओं में इसका नाम आता है। यहाँ पर बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा रिच है, यानी यहाँ पर बहुत तरीके के पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए ये बहुत फेमस है, यानी सुंदरबन डेल्टा में मैनग्रोव फॉरेस्ट केवल यहीं पर पाए जाते हैं। वाइल्ड लाइफ को यह सपोर्ट करता है और कोस्टल एरिया को स्टॉर्म और फ्लड से बचाता है। यह है सुंदरबन का डेल्टा। इसमें अलग अलग तरीके के जंगली जीव पाए जाते हैं, उनकी लाइफ को यह सपोर्ट करता है। और इसकी दूसरी इंपॉर्टेंस ये है, ये स्टॉर्म यानी तूफान और फ्लड्स यानी बाढ़ से बचाने का काम करता है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है। सुंदरबन को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का स्टेटस मिला हुआ है क्योंकि इसका इकोसिस्टम यूनिक है और बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है। इसके जैसा इकोसिस्टम जैसा सुंदरबन डेल्टा या सुंदरबन इसमें पाया जाता है, वह यूनिक है, वह और कहीं पर
नहीं पाया जाता। और यहाँ बायोडायवर्सिटी बहुत रिच है। यहाँ पर अनेक तरीके के जीव जंतु पेड़ पौधे पाए जाते हैं। यहाँ बहुत वैरायटी के प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं। सबसे फेमस एनिमल जो यहाँ पे पाया जाता है वो है रॉयल बंगाल टाइगर, जो यहाँ का एक यूनिक एनिमल है। ये एरिया डेंस मैंग्रोव फॉरेस्ट से कवर्ड है, जो टाइडल कंडीशन के अकॉर्डिंग अडेप्ट होते हैं। यहाँ पर मैंग्रोव फॉरेस्ट, मैंग्रोव के जो वृक्ष है यहाँ पर इस सुंदरवन में पाए जाते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, द हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में जो पहाड़ियां हैं वहां पर किस तरीके से डाइवर्सिटी और क्या क्या पाया जाता है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पार्ट में ये पहाड़ियां लोकेटेड है। यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट हिल रेंज पाई जाती हैं। उनमें गारो हिल्स, खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स, यानी 3 तरीके की पहाड़ियां यहाँ पर पाई जाती हैं, गारो, खासी और जैंतिया। ये हिल्स मेघालय के पठार का एक हिस्सा है। यहाँ पर लश ग्रीन लैंडस्केप, डेंस फॉरेस्ट और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर पाई जाती है, जिसके लिए ये यानी हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट जाने जाती है। बहुत ज्यादा हरियाली है यहाँ पर, बहुत ज्यादा घने जंगल है और नेचुरल ब्यूटी यहाँ पर बहुत ज्यादा पाई जाती है। अब बात करते हैं यहाँ की क्लाइमेट और रेनफॉल के बारे में। ये रीजन बहुत ही हैवी रेनफॉल रिसीव करते हैं, जो दुनिया में सबसे ज्यादा में से एक है। यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा होती है। यहाँ साल में लगभग 10-11 महीने बारिश होती रहती है। ज्यादा रेनफॉल की वजह से यहाँ थिक वेजिटेशन यानी बहुत ज्यादा यहाँ पे वनस्पति पाई जाती है और रिच फॉरेस्ट मिलते हैं और यहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं। क्लाइमेट डाइवर्स वाइल्ड लाइफ और फर्टाइल सॉइल को सपोर्ट करता है। यहाँ का जो क्लाइमेट है, यहाँ की जो जलवायु है, वो अलग अलग तरीके के जंगली पेड़ पौधे या जीव जंतुओं की जीवन को सपोर्ट करता है। और यहाँ की जो भूमि है फर्टाइल यानी उपजाऊ भूमि है, वह भी जीवों के सरवाइव करने में सपोर्ट करती है। नेचुरल फीचर्स, यहाँ पर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स और रिवर पाए जाते हैं, जिनके लिए ये नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया फेमस है। यहाँ रिच बायोडायवर्सिटी मिलती है, जिसमें यूनिक प्लांट्स और एनिमल शामिल होते हैं। यहाँ पर रेगुलर रेनफॉल की वजह से यहाँ की जो जमीन है वो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। यहाँ का एक गांव है जिसे मैलीनोंग विलेज कहा जाता है। ये मेघालय के ईस्ट यानी खासी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में यह गांव लोकेटेड है। ये एशिया का सबसे साफ सुथरा गांव माना जाता है। यह अपनी साफ सफाई और वेल मेंटेन सराउंडिंग के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। यहाँ पर लोग क्या करते हैं, बांस यानी बम्बू के बने हुए डस्टबिन यूज करते हैं और इको फ्रेंडली प्रैक्टिस के लिए जाने जाते हैं। यानी इकोसिस्टम यानी नेचर के प्रति इनका बहुत ज्यादा फ्रेंडली बिहेवियर होता है। इको फ्रेंडली लाइफ स्टाइल, यहाँ के लोग सस्टेनेबल यानी अगली वाली पीढ़ी के लिए और एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं। वो एनवायरमेंट के साथ फ्रेंडली तौर पर उसके साथ बिहेव करते हैं। कम्युनिटी, यहाँ की जो कम्युनिटी है वो मिलकर साफ सफाई यानी क्लीनिनेस, साफ सफाई क्लीनिनेस, हाइजीन यानी ये भी साफ सफाई से रिलेटेड है। साफ सफाई को मेंटेन कौन करता है, कम्युनिटी करती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है लिविंग रूट्स ब्रिज। लिविंग रूट्स ब्रिज क्या है, क्योंकि यहाँ का जो एरिया है वो समतल नहीं है, यहाँ पर पहाड़ी पाई जाती है, तो इधर उधर जाने के लिए उनको जरूरत पड़ती है ब्रिज की यानी पुल की। पुल को वो बाहर से नहीं बनवाते हैं, वो क्या काम करते हैं, ये क्या काम करते हैं कि
रूट्स की सहायता से ब्रिज बनाते हैं। इस एरिया यानी इस रीजन का एक यूनिक फीचर है कि यहाँ पेड़ों की रूट्स को कई सालों तक वीव करके एक दूसरे के साथ टच करके उसको वीव करके बुन करके एक यहाँ पर क्या बनाया जाता है, ब्रिज बनाया जाता है। ये ब्रिज बहुत ही स्ट्रांग होते हैं और ये नेचुरल ब्रिज होते हैं जो रूट से बनते हैं, इसलिए ये क्या होते हैं, नेचुरल ब्रिज होते हैं जो लोकल लोग इसे यूज करते हैं। ये ह्यूमन और नेचर के बीच हार्मनी के एग्जाम्पल है, यानी आपस में ह्यूमन और नेचर के बीच एक सामंजस्य का काम करते हैं। तो यहाँ पर आपका ये जो चैप्टर है वो फिनिश हो जाता है।